तुम लोगों में साथ आता हूँ। जी फेरी में मैं कम सर। आइए आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। आप अभी ग्राम विकास अधिकारी हैं। यस। चलिए तो बहुत बढ़िया। सवाल बताइए। गांधी जी ने कहा कि भारत का जो विकास है यस सर। सही विकास तब होगा जब गांव का विकास होगा। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सर। चलिए तो आप क्या क्या विकास करते हो, आपके क्या क्या दायित्व है, क्या ड्यूटी है आपको? यस सर, एक ग्राम विकास अधिकारी के रूप में सबसे पहले तो जो ग्राम के विकास के लिए तथा पंचायत के सचिव के रूप में मैं मेरा कार्य करता हूँ। तो इसके तहत जो भी काम वीडियो के होते हैं, जैसे स्वच्छता पेयजल का ध्यान रखना, स्वच्छता में जैसे वहाँ नालियों की सफाई कराना, नालियों का निर्माण कराना, रोड का निर्माण कराना, इसके अलावा पेयजल के लिए हैंडपम्प लगवाना, ट्यूबवेल लगवाना। इसके साथ ही जो भी और भी जो काम होते हैं, जैसे पंचायत के जो काम होते हैं, जैसे जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाना। इसके अलावा जो भी स्थायी समिति जो होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके चुनाव करवाना, चारागाह का विकास करवाना, पार्क का निर्माण करवाना। बाकी मनरेगा के तहत जो भी मजदूर हैं और जो भी काम कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग करके उनके काम की पहचान करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो आवास योजना सरकार ग्रामीण वाली जो चला रही है उसके तहत जो भी लिस्ट जो है उनकी वो तैयार करना। इसके साथ ही उनकी मॉनिटरिंग करना सर। तो आप इस बात से सहमत हैं कि आज भारत देश के जो ग्राम हैं क्या वो विकसित हो गए? सर निश्चित रूप से अगर पिछले बार से अगर तुलना करें, जब भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे तुलना करें तो निश्चित रूप से एक अच्छी वृद्धि या अच्छे विकास देखा गया है। लेकिन अभी भी आपने सर्विस में रहते हुए क्या महसूस किया कि गांव का विकास क्यों रुका हुआ है? होना तो चाहता है, सरकार तो चाहती है, लेकिन वो स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जिनसे वो विकास नहीं हो पाता है? सर जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो ग्रामीण जो लोग हैं उनमें जागरूकता का अभाव है सर। वो हालांकि पंचायती राज व्यवस्था तब से लागू हुई है, तब से वो जागरूक हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग शिक्षित नहीं होने के कारण जागरूक नहीं है। दूसरा वहाँ पे सर जो चुनाव जो होता है उस समय जो विपक्ष के जो लोग होते हैं, मतलब जो चुनाव हार जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो विकास होता है उसमें रोड़ा करते हैं, उनको नेगेटिव रूप से उसको काम कहा जाता है कि गांव में टांग खिंचाई बहुत होती है। ये क्या है टांग खिंचाई का मतलब? सर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो भी जैसे कोई भी चुनाव होता है तो उसमें सरपंच पद के जीतने वाले के अलावा जो भी उम्मीदवार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से आपके काम को रोकते हैं। मतलब विकास को वो अवरुद्ध देखना चाहते हैं। हाँ, अवरोध करते हैं ताकि जो भी सरपंच या जो भी प्रतिनिधि चुना गया है उसकी नेगेटिव इमेज समाज के लोगों के सामने बने और वो अगले चुनाव में खुद का फायदा कर सके। और दूसरी तरह से सर एक तरह से ये पॉजिटिव भी रूप में इसको देख सकते हैं। इससे ये होता है कि सरपंच पूरी निष्पक्षता से और पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्य करते हैं। सवाई माधोपुर में अमरूद बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अमरूदों पर अधिकार कुछ ही लोगों का है या सभी किसानों का है? क्या इसका उत्पादन सभी किसान करते हैं या कुछ लोग ही करते हैं? सर अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में सबसे ज़्यादा 65% उत्पादन सवाई माधोपुर जिले में होता है। तो जिले के रूप में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन सवाई माधोपुर जिले में होता है। अगर व्यक्ति विशेष की बात करें या फिर एक इलाके की बात करें तो सवाई माधोपुर के जो आसपास का क्षेत्र है जैसे करमोदा, सूरवाल, अजनौटी और पास में जो भी गाँव है जैसे राम सिंहपुरा, शेरपुर, इधर की तरफ ज़्यादा अमरूद का उत्पादन होता है। अगर इसके अलावा जैसे खंडार का क्षेत्र हुआ, बौली हुआ और जैसे मलाना डूंगर साइड, इधर उत्पादन कम होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या मानते हैं आप कि सवाई माधोपुर के अमरूद की विशेषता क्या है? सर सवाई माधोपुर के जो अमरूद हैं वो सवाई माधोपुर के पेड़े के नाम से जाने जाते हैं सर। ये खाने में बड़े स्वादिष्ट और मीठे होते हैं और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है। क्या खास बात है इसकी देखने में या भीतर से कुछ? अच्छा सर जो सवाई माधोपुर के जो अमरूद हैं उनमें कॉपर और जिंक एक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण एक तो ये मीठे होते हैं और दूसरा सवाई माधोपुर के जो अमरूद है उनमें कलर का भी जो फर्क होता है वो होता है। एक तो पीले रंग के कलर अमरूद होता है और एक गुलाबी कलर के अमरूद होता है। तो जो पीले कलर के जो अमरूद होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं सर। तो ये जो गुलाबी कलर का होता है जब भी हम दुकानों पर देखते हैं जहाँ अमरूद बिकता है वहाँ ऊपर ही ऊपर कुछ गुलाबी रंग वाले अमरूद काट के रखे होते हैं। तो सवाई माधोपुर का अमरूद के नाम से बोलते हैं वो। यस सर। तो सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो पीले कलर का है या गुलाबी कलर का है?
वैसे सर जो बोला जाता है वो मतलब जो गुलाबी कलर का जो अमरूद है उसको सवाईमाधोपुर के अमरूद के रूप में बोला जाता है, लेकिन जो मीठा जो होता है वो पीला होता है सर। चलिए एक सवाल और बताइए, अमरूद जो है वो किस प्रकार की मिट्टी में उपजते हैं? यस सर। सर जो अमरूद होते हैं मेनली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें उपजते हैं। बाकी जो पीएच जो होता है वो एसिडिक होना चाहिए, मतलब पीएच की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए सर। अच्छा अच्छा। और जो टेम्परेचर जो होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। सवाई माधोपुर के अलावा राजस्थान में कहाँ ऐसी संभावना है इस मिट्टी की जहाँ अमरूदों की खेती संभव है? यस सर, सवाईमाधोपुर के अलावा अगर बात करें तो जैसे टोंक जिला हुआ तो वहाँ पे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसी को देखते हुए जो राजस्थान सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अमरूद के क्षेत्र में वहाँ पे लगाया है सर। ओके। हाँ जी। ग्रामीण विकास अधिकारी हो वहाँ। बिल्कुल। यस सर। तो गांव बेसिकली प्राथमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। यस सर। तो भारत की जो इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट करने में प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या भूमिका निभा सकता है? यस सर। सर जैसे अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः एग्रीकल्चर और पशुपालन से या कृषि पशुपालन से संबंधित गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति कृषि क्षेत्र में संलग्न है उनकी जनसंख्या लगभग 40 से 45% जो भी लोग हैं वो इस क्षेत्र में संलग्न है। बाकी अगर जीडीपी में इनको उत्पादन देते हैं, कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो लगभग 18 से 19% के आसपास होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सर जैसे ग्रामीण क्षेत्र अगर ज़्यादा सक्षम होगा, कृषि क्षेत्र में तकनीकी और एक्सीलेंस सेंटर जो होंगे उनका अगर निर्माण होगा तो लोगों की कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम या उनकी इनकम आय बढ़ेगी और इससे जो राजस्थान या भारत की जो भी जीडीपी है उसमें उनका योगदान बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में ये बहुत सहायक होगा। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा निर्भर है एग्रीकल्चर पर और उनका जीडीपी में योगदान बहुत कम है। बिल्कुल। तो जो क्या करें कि जीडीपी में योगदान तो ज़्यादा हो और लोगों की उस पर निर्भरता कम हो जाए, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? तो समस्या है बहुत बड़ी भारत की। यस सर। जो भी अगर कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री और वानिकी और मत्स्य पालन इस क्षेत्र में जो भी ये क्षेत्र है इसमें शामिल है। तो कृषि क्षेत्र में ये हो सकता है कि जो कृषि क्षेत्र की जो आधुनिक तकनीक है जैसे मिक्स्ड कृषि हो गई जिसमें कृषि और पशुपालन आप दोनों सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोपोनिक्स करके है तो आप केवल पानी के अलावा मिट्टी से आप खेती कर सकते हैं। इसके अलावा सर जो भी वानिकी क्षेत्र है तो उस चीज़ में भी आप जैसे ज़्यादा फसलें उगा के फ्रूट्स ज़्यादा कर सकते हैं या भी ऐसी चीज़ जिनका जो स्वास्थ्य पे जो भी पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है एज ए दवाइयों के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है वो अपन उपयोग में ले सकते हैं। एक्सीलेंस सेंटर इस क्षेत्र में सरकार ने खोले हैं, उन पे कार्य कर सकते हैं। बाकी जो कृषि के क्षेत्र में जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है जैसे एक राष्ट्रीय कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना चल रही है तो उसमें जो कृषि क्षेत्र में जो आधुनिक साइंटिफिक जो भी अप्रोचेज हैं उनको लेके और कृषि के क्षेत्र में उनका योगदान बढ़ाया जा सकता है। ओके, एक और क्वेश्चन बता कि महाद्वीपीय विस्थापन का नाम सुना है आपने? सर प्लीज़ एक बार इंग्लिश में बोलें। महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यस सर, थैंक यू सर। तो सर अभी पूरा मैं ढंग से याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया? यस सर। आप बता सकते हैं कि सेंट्रल की योजना है कि सारी न्याय पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। यस सर। ठीक है, कब तक है ये टारगेट कंप्लीट करने का? सर जो 2030 तक सब जो भी पंचायत है उनको कनेक्ट करना है सर। ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होती क्या है? यस सर। सर जो ब्रॉडबैंड होता है वो लेन पे काम करता है, मतलब जो भी लेन क्षेत्र होता है तो ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि आप जो भी एक एरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया उसके जो जितने भी मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनको इसमें जोड़ा जाता है और इसकी जो बैंडविड्थ और जो स्पीड होती है वो अन्य जो भी वाईफाई या डब्ल्यू लेन की बात करें, वैन की बात करें तो उससे ज़्यादा होती है सर। मान लीजिए वर्तमान में अगर परिवार रजिस्टर जानते हैं आप? परिवार रजिस्टर, सॉरी सर इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं पता? आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के रूप में कितने दिन से काम कर रहे हैं? सर अभी मुझे 2 महीने हुए हैं और अभी ग्राम पंचायत मुझे अलॉट नहीं हुई है, मैं पंचायत। मान लीजिए अगर किसी कोर्ट में किसी का केस चल रहा है, यस सर, और ये कहा एलिगेशन उसके ऊपर लगाया गया कि ये इस गांव सभा का निवासी नहीं है, यस सर, तो वो आदमी कैसे प्रूव कर सकता है कि नहीं मैं इस गांव सभा का निवासी हूँ?
सर जो ग्राम सभा होती है उसमें जो भी इलेक्टेड वहाँ के लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। नहीं, इलेक्टेड लोग शामिल होते हैं वो तो ठीक है, पंचायत सूची के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ग्राम सभा के पास क्या दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति ये प्रूव कर सकता है कि मैं और मेरे जो एंसेस्टर थे वो इसी गांव के रहने वाले हैं? कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है कि नहीं होता है? सर उसका जो डोमिसाइल होता है वो उसके आधार पे पता लगा नहीं, तो डोमिसाइल कैसे पता चलेगा कि डोमिसाइल ये व्यक्ति यहीं का है? उसके जन्म प्रमाण पत्र सर। जन्म प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? वीडियो जारी करता है सर। वीडियो जारी करता है, तो वीडियो को ये रिकॉर्ड कहाँ से मिलता है कि हाँ ये व्यक्ति या इसके एंसेस्टर्स इसी गांव के रहने वाले हैं? सर जो जहाँ भी व्यक्ति का जन्म होता है तो वहाँ रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो वहाँ के जो रजिस्ट्रार होते हैं वो उनको लिख के देते हैं। तो वीडियो इसी आधार पर जन्म मृत्यु जो जन्म रजिस्टर होता है उसमें उसकी दर्ज करता है सर। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस होते हैं? यस सर, जो ग्राम पंचायत होती है वो उसमें सरपंच और वीडियो और साथ जो भी सहायक कर्मचारी होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ग्राम सभा जो होती है वो जैसे केंद्र के स्तर पर संसद होती है, राज्य के स्तर पर विधानसभा होती है, उसी प्रकार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है जिसमें 18 से ऊपर के जो भी व्यक्ति जो मतदाता सूची में शामिल होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, यस सर, वो जो उसकी नियुक्ति होती है ग्राम सभा में होती है, ग्राम पंचायत में होती है? ग्राम पंचायत में होती है। ग्राम पंचायत में। उसका जो वीडियो जो होता है वो केवल ग्राम सभा की मीटिंग के लिए सरपंच के अनुमोदन के बाद केवल वो मीटिंग जो होती है उसकी शुरू करवाता है, और जो भी मीटिंग के बाद जो भी डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन होता है, उनको जो कार्यवाही विवरण रजिस्टर होता है उसमें अंकित करवाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत जो होती है उसमें सर जैसे पंचायत समिति के अंदर अलग अलग ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होता है और उसके अलावा अगर प्रशासनिक प्रमुख के बात करें तो सदस्य कितने होते हैं? मैंने स्ट्रक्चर पूछा तो सरपंच होता है, उप सरपंच होते हैं, अच्छा, पंचायत सदस्य होते हैं, कितने होते हैं सर? जो सरपंच होता है, उप सरपंच होते हैं, बाकी वार्ड पंच होते हैं सर। कितने होते हैं? तो सर मिनिमम जितना मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 15 सदस्य होते हैं सर। और मान लीजिए अगर ग्राम पंचायत बड़ी है या ग्राम सभा बड़ी है तो उसका कुछ है? तो वो जनसंख्या के अनुपात में मेंबर्स होते हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या अनुपात होता है कि कितनी अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो कितने मेंबर बढ़ाए जाएंगे? सॉरी सर, इसके बारे में अभी जानकारी। अच्छा, एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, सुना होगा आपने, संसद में चल रहा है। यस सर। क्या ग्राम पंचायत में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? यस सर, लाया जा सकता है सर। जैसे जब भी इलेक्टेड जो भी व्यक्ति होता है, जैसे सरपंच जो इलेक्टेड होता है, तो जो लास्ट का जो साल होता है, जैसे जो 5वां साल होता है और उसके अलावा जो पहला और दूसरा साल होता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बाकी तीसरे और चौथे साल में उसके कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, यस, आपको क्या लगता है कि जो ग्राम मतलब जो गांव का लेवल है, जो विलेज लेवल है हमारा, उस पर कितना कारगर हो पाएगी, कितना सक्सेसफुल हो पाएगी वो एजुकेशन पॉलिसी? यस सर, यस मैम। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो भी गवर्नमेंट है उसने पूरा जो भी ध्यान अपना रखा है वो ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा इस पर ध्यान रखा है, ध्यान केंद्रित किया है। तो इसमें मैम जो भी बच्चे होंगे उनको अपनी लोकल भाषा में वो अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, और जो प्री प्राइमरी स्कूल्स होंगे वहाँ और आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी जो स्कूल्स होंगे उसमें वो अपनी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। जैसे उनकी जो शिक्षा स्टार्ट होगी वो फर्स्ट क्लास के बाद होगी, उसके पहले वो सामूहिक गतिविधि या शारीरिक गतिविधि में अपने आप को कर सकते हैं। इससे ये होगा कि सर मैम एक तो फिजिकल रूप से और मानसिक रूप से वो फिट होंगे, और उसके बाद जैसे ही वो आगे अपनी उम्र के साथ जो एजुकेशन जैसे उनकी शुरू होगी तो वो फिर एजुकेशन के रूप में भी अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। एक इस एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी है और साथ के साथ मल्टी एग्जिट और एंट्री के बारे में भी बात की है। यस मैम। आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन हमारे लिए सही नहीं होगा? सीनियर एजुकेशन की बात करें। यस मैम, जो इन्होंने जो रखा है उसके तहत ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अगर मान लो ग्रेजुएशन 4 साल की है, तो अगर वो 3 साल में छोड़ देता है तो उसको कोई डिप्लोमा मिल जाता है। तो मैम मेरा ये मानना है कि मैम जो भी सरकार ने जो भी ये डिसीजन लिया है तो ये जो भी विद्यार्थी है जो भी है उसके पक्ष में ही है मैम। जैसे कि अगर मान लो किसी भी कारणवश या तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कैसे, और हम सब्जेक्ट चेंज की बात करते हैं कि अगर साल भर उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अगर उसे समझ नहीं आता तो दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है। हाँ, इस तरीके से तो उसे कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत डिसीजन है? नहीं मैम, जो भी व्यक्ति होगा वो अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आर्ट्स का अगर स्टूडेंट है तो वो कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ले सकता है और कुछ साइंस के ले सकता है। तो इसमें जिस सब्जेक्ट में वो कंफर्टेबल होगा तो उसमें चलिए हम एजुकेशन की बात करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन को प्राइमरी,
सेकेंडरी और अपर लेवल में बांटा गया है हायर एजुकेशन में। मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम जब सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट सिनेरियो में कि हमें सेक्स एजुकेशन को हमारी एजुकेशन के साथ एसोसिएट करना चाहिए, क्या ये युवा के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा? यस मैम, अच्छा डिसीजन होगा। कैसे अच्छा डिसीजन होगा? मैम जैसे अगर शिक्षा के साथ ये चीज़ जोड़ते हैं तो लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जितना आपको लगता है कि अभी प्रेजेंटली जितना इंटरनेट अवेलेबल है, जितनी एक्सेस है बच्चों के पास इंटरनेट की, या जिस तरीके से उनकी दिमागी क्षमता बढ़ रही है, या वो जिस तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं चीज़ों को, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी कि उसे हम स्पेशली जाकर दें स्कूल्स में? मैम एक सोशल मीडिया या जो भी इंटरनेट के थ्रू आदमी नॉलेज प्राप्त करता है और एक स्कूल में जाके नॉलेज प्राप्त करेगा, तो उन दोनों में बेसिक रूप से अंतर तो है ही मैम। आपको क्या लगता है किस क्लास से स्टार्ट करनी चाहिए सेक्स एजुकेशन? मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति 9th क्लास से अब इसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि 9th क्लास में व्यक्ति थोड़ा समझदार भी हो जाता है और इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट कर सकता है। अगर आपके सामने एक सिचुएशन हो कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, यस मैम, और एक पेरेंट ने आके आपसे कंप्लेन की है कि आपके बिकॉज ऑफ यू हैव इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम, यू हैव इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक और सब्जेक्ट, तो उसकी वजह से उनके बच्चों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पहले उनके बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, 9th के बच्चों की बात है, और अब वो अननेसेसरी इन चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, और उसकी वजह से उनके संस्कारों पर और उनकी जो मेंटल ग्रोथ है या वैल्यूज़ है उन पे समय से पहले नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप इस चीज़ को किस तरह से डील करेंगे? मैम जैसे कोई भी पेरेंट्स मेरे पास आता है, तो मैं जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होता है। तो स्कूल्स में जो भी चीज़ें होती है, स्कूल में मॉरलिटी और शिक्षा के साथ साथ ये चीज़ भी हमने इंट्रोड्यूस करी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा, जैसे अगर अभी से सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को अवेयर करते हैं तो वो निश्चित रूप से आगे उस चीज़ में उसको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि कुछ इसमें नेगेटिव्स हो सकते हैं कि उसका माइंड थोड़ा संस्कारों पर फ़र्क पड़े, लेकिन मैम ओवरऑल देखें तो इसका प्रभाव पॉजिटिव ही पड़ेगा और वो आगे भविष्य में इस चीज़ के बारे में जागरूक होगा। थैंक यू। पीयूष, आपका हॉबी में खेल है बैडमिंटन। यस सर। चलो तो ये बताओगे बैडमिंटन किस देश का खेल है? जो राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है मैम। अच्छा, इसका जो मैदान होता है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? यस सर। सर जो बैडमिंटन का जो सिंगल्स और डबल्स होता है उनमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में डिफरेंस होता है। अगर सिंगल की बात करें तो 17 फीट इसकी लंबाई होती है, 44 फीट इसकी लंबाई होती है, 17 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और डबल्स की बात करें तो वो जो 17 फीट है वो 20 फीट हो जाता है, बाकी इसकी जो लेंथ होती है वो बराबर ही रहती है सर। और इसकी जो कॉक होती है, यस, ये किसकी बनती है? पंख किसके होते हैं ये बतख के पंख होते हैं सर, इसमें 16 पंख होते हैं, बाकी ये नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। तो अब बत्तख को मारना पड़ता है या फिर आजकल आर्टिफिशियल बनाई जाती ज़्यादा? पहले सर जैसे पहले जो भी इंटरनेशनल गेम्स होते थे उसमें नेचुरल ही कॉक का यूज़ किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में जो अभी जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनमें आर्टिफिशियल फेदर कॉक का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक, लास्ट सवाल बताएंगे आप। एआई जो है, लाभ तो बहुत है एआई के, लेकिन दो ऐसे कारण बताओ जो वास्तव में इसका बड़ा हानि हो सकती है इससे। सर जो दो प्रमुख कारण मुझे लगता है कि सर एक तो ऐसा एआई के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि अभी जो व्यक्ति है उसने एआई डेवलप करा है, अभी व्यक्ति ने मशीन डेवलप करी है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मशीन आदमी को कंट्रोल करने लग जाएगी, मतलब आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम एक आने वाले समय में एआई का देखा जा सकता है। दूसरा, अगर रोजगार की बात करें तो जो भी क्रिएटिव साइड जो व्यक्ति की होती है, मतलब जो भी वाइट कॉलर जॉब जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कोई क्रिएटिविटी की जॉब हो गई, कोडिंग हो गई और फोटोग्राफी हो गई, इस चीज़ में रोजगार जो होंगे वो समय के साथ घटेंगे। व्यक्ति तो क्या मतलब देशों में आदमियों की संख्या कम पड़ रही है या कैसे, इसलिए इसका जन्म हो रहा है? भाई आदमी कम पड़ गए क्या रेस्टोरेंट में परोसने के लिए या कार्यालयों में है? इसकी उत्पत्ति क्यों होती जा रही है ऐसे, इतना विकास क्यों होता जा रहा है? समय के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग है। एक ऐसा अगर स्टडी की बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो निर्माण करता है सैंट ऑल्टमैन, तो केवल 200 लोग थे उस कंपनी में जिन्होंने इसका निर्माण करा था। तो ऐसा बोला जा सकता है कि ज़्यादा व्यक्ति की इसके लिए आवश्यकता है नहीं, 200 व्यक्तियों ने एआई का डेवलप कर दिया और वही पूरे विश्व को अभी चला रहा है।
मतलब कुल मिला के आने वाले समय में एआई का जो यूज़ होगा वो समय के साथ बढ़ेगा ही। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सर ओपन एआई करके एक कंपनी है, उन्होंने इसको शुरू कहाँ, कौन सा देश में? न्यूयॉर्क में, अमेरिका ने शुरू किया। अमेरिका। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पीयूष, कोई बातचीत करेंगे एक बार आओ। कॉन्फिडेंस और विषय ज्ञान एकदम सही। मुस्कुराहट में थोड़ी सी कमी थी है, ठीक है ना। और सवाल को लंबा जैसे खींचते हो आप अच्छा लगता है, लेकिन लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। यस सर।